हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके केडी कैरियर अप चैनल पर। तो इतने दिन नहीं आने के लिए आपको तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं, कुछ काम की वजह से नहीं आ सके। तो आपकी पढ़ाई अब बताओ कैसी चल रही है सभी। तो आई होप अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप सभी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, ख़त्म भी हो चुके हैं। CHSL के अभी प्रोसेसिंग में हैं, कुछ एग्ज़ाम्स बाकी रहे हैं डे के। ठीक है, तो अच्छे से दीजिए, जिसका नहीं हुआ है, और जिसका हो गया है वो आगे अपना रिजल्ट का वेट करें। ठीक है, CGL का आपका रिजल्ट भी आ चुका है 2021 का फाइनल, और जो 22 का है उसका मेंस का भी आपके पास आंसर की आ चुकी है। ठीक है, तो हमने आपको इस चैनल पर जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो आपको पूरा कंप्लीट करा हुआ है। ठीक है, एक भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है, कोई एक दो टॉपिक छूटे हुए हम आपको बाद में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आपको रीजनिंग में कोई भी बेसिक्स टू हाई लेवल हर तरीके के आपको उसमें कंक्लूड करके आपको चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप बेझिझक उसमें जो भी आपको रीजनिंग में कहीं पर भी दिक्कत आए तो आपकी क्लासेस प्ले लिस्ट के तरीके से हमने बना कर रखी हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या सोचा है कि रीजनिंग कंप्लीट हो गई तो रीजनिंग इतना हार्ड आपका सब्जेक्ट है भी नहीं, तो वो एक बार कंप्लीट कराने के बाद दोबारा आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। फिर हमने सोचा कि हम इंग्लिश आपको टीचर करें कि इंग्लिश किस तरीके से आपको समझ में आए। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, हिंदी में किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, अंग्रेजी जो एक भाषा है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, हम उसका डर आपका ख़त्म कर देंगे। हम आज से बस इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट करेंगे। आपकी रिएक्शन आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो क्लास के बाद आपको देना है कि कैसे हमारी जो इंग्लिश की क्लास है, फर्स्ट डे आपका डेमो क्लास लगा लो, कैसे लगा लो इंग्लिश की, वो किस तरीके से आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही, सब तरीके से आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, घबराना नहीं है कि कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। आपको उस तरीके से कमेंट, ये भी नहीं कि बिल्कुल कमेंट आपको बेअदब करना है। कमेंट उस तरीके से करना है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा, जहाँ पर भी कुछ दिक्कत हो रही वो आपको बताना है। ठीक है, आज हम इंग्लिश की बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर तरीके के आपको इंग्लिश सिखाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश हम बिल्कुल कुछ कुछ पॉइंट बता दिए। ठीक है, आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, SSC बैंक, इसमें जो भी आपकी इंग्लिश आती है, किसके लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो भी इंग्लिश आपके लिए उपयोगी है वो हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके, ये नहीं कि एक दिन में हम सारी चीज़ें पढ़ा दें, एक एक करके आराम से स्लोली आपको समझाएंगे। तो उसकी आप चिंता ना करें, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आपको तो क्या करना है, एक सुंदर सी कॉपी बना लेनी है, नोटबुक, और उसमें जो जो मैं चीज़ें लिखाता हूँ वो आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपकी इंग्लिश चलेगी। जहाँ पर कोई दिक्कत हो, अब ये नहीं कि आपने बताया नहीं कि वहाँ पर मुझे दिक्कत रह गई, आप हाथ तो हाथ तुरंत के तुरंत आपको वो चीज़ें समझाने की आवश्यकता पड़ेगी उसमें। बस यही है। तो आपका वेलकम है आपका फिर से केडी कैरियर अप चैनल पर। तो हम, आपको पता है, इंग्लिश तो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो एक बार और आ जाइए, एक सेकंड रुके आप। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो, जय माता जी का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश। इंग्लिश आपकी एक क्या है बताइए, नीचे से आपको स्टार्टिंग से बेसिक नोट्स बनाकर यहाँ पे क्या लिखना है, इंग्लिश को चलो मैं हटा देता हूँ, और आपको स्टार्ट में लिखना है बेसिक इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालनी, नाउन प्रोनाउन सब आपको कंप्लीट कराएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, लेकिन उनसे सबसे पहले उनको जानना जरूरी है कि इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस तरीके से उसमें उपयोग होती है, उन चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी वर्ड का, जैसे कोई भी वर्ड एक ऐसा आ गया जिसका आपको हिंदी अर्थ नहीं पता, कोई नहीं पता, तो उसको आप इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करें। अब आप क्लास में, स्कूल के आप स्टूडेंट नहीं रह चुके कि आपको हिंदी ही जानना आवश्यकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर वर्ड आ रहा है तो इंग्लिश में आपको समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में ही उसको समझे। ठीक है, आज इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दे रहा है। आपने देखा भी SSC CGL CHSL में इंग्लिश को कितने ज़्यादा वेटेज आपका बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश में उसे याद करने की कोशिश करें ज़्यादातर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें तो देखो, बेसिक इंग्लिश
बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, भाषा है, आप सभी को पता होगा। और ज्यादातर जो पॉपुलर लैंग्वेज होती है इंग्लिश, वो दो चीजों की होती है। एक तो क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास यूनाइटेड की जो अमेरिकन इंग्लिश होती है, ऐसे लिख लीजिए आप, अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। और दूसरी क्या होती है, ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, एक तो अपनी क्या होती है अमेरिकन इंग्लिश और दूसरी क्या होती है ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, दो तरह की इंग्लिश होती है, जिसमें हम अपनी ग्रामर के अंदर कौन सी इंग्लिश यूज करते हैं, बताओ कौन सी यूज करेंगे हम, ब्रिटिश इंग्लिश। इसका कारण क्या है ब्रिटिश इंग्लिश यूज करने का, अमेरिकन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ब्रिटिश तो हमारे दुश्मन थे और अमेरिकन तो हमारे फिर भी दोस्त लगते हैं थोड़े बहुत, तो ठीक है ना, जी के पढ़ते होंगे आप। तो हम ब्रिटिश इंग्लिश ही क्यों यूज करते हैं, तो उसका आपको सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब से 1600 से हमारे पास जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, उन्होंने राज किया, तो उन्होंने क्या इंग्लिश स्टार्ट की थी, थोड़ा सा याद है, जो मैकाले ने हमारे पास शिक्षा व्यवस्था शुरू की थी, तो इंग्लिश उसने स्टार्ट करना कोशिश की थी। ठीक है, तो जब से हमारे पास इंग्लिश में ब्रिटिश इंग्लिश ही चलती जा रही है, जब से लेकर इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश यूज होती है। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या फर्क होता है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, तो मुझे आप सबसे पहले एक चीज बता दीजिए इनको छोड़कर, कि आपने इसको क्या बोलते हैं, आप मुझे बता दीजिए बस, क्या बोलेंगे इसको, COLOUR, क्या बोलते हैं इसको, कलर। कलर का मतलब क्या होता है, रंग। ठीक है, क्या होगा भाई साहब, रंग होगा। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए COLOR, इसका मतलब क्या होगा, COLOR का इसका मतलब भी क्या होता है भाई साहब, रंग ही होता है। बस इसमें फर्क क्या है, इसका रंग भी, इसका मतलब रंग है, इसका मतलब भी रंग है। तो इसमें फर्क क्या है कि जो ये वाली कलर लिखा हुआ है, ये वाला कलर है, आप बोलेंगे सर इसकी तो मीनिंग गलत है, इसमें तो यू आया ही नहीं। तो आपको क्या समझाया जा रहा है कि ये वाले जो इंग्लिश है, हम कौन सी चीज यूज करते हैं, इसको हम गलत मानते हैं ना, मानते हैं या नहीं मानते, हमारी ग्रामर, हमारा जो एग्जाम वाला है इसको गलत मानता है, लेकिन ये गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाली इंग्लिश हमारे पास क्या है, COLOR, ये कौन सी इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश। और COLOUR ये कौन सी है, ब्रिटिश इंग्लिश। किसे यूज करते हैं हम, ब्रिटिश इंग्लिश को। आ गया समझ में, तो यहां तक आप नोट करें, एक बार ऊपर नोट कर लीजिए, नीचे नोट कर लीजिए, आराम से नोट करिए आप, अच्छा लगे जैसे। ठीक है, कर लिया। अब हम इंग्लिश के प्रकार देखते हैं, किस प्रकार से इंग्लिश होती है हमारे पास, कितने जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें किस किस पार्ट से इंग्लिश आती है, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, मैं सबको हटा रहा हूं थोड़ी देर। करें स्टार्ट। देखो, जो इंग्लिश होती है ना, वो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में 3 तरीके से आती है, 3 पार्ट में बटी हुई है। ये जो इंग्लिश है वो 3 चीजों में बटी हुई है, कौन कौन सी, एक तो आपके पास ग्रामर, मुझे बता दीजिए ग्रामर की ये स्पेलिंग सही है, ये सही है, कौन सी सही होगी आपको, तो ग्रामर की कौन सी स्पेलिंग सही मानते हैं हम, ये वाली करेक्ट मानते हैं, ये वाली क्या होती है गलत, क्योंकि ये ई नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, ए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, छोटी छोटी साथ साथ ही। ठीक है, तो पहली चीज क्या होती है इंग्लिश में, ग्रामर। ग्रामर का मतलब क्या क्या है, जिसमें आप नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, और उसमें एग्जाम में कैसे आते हैं, एरर, इंप्रूवमेंट, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो किससे रिलेटेड आते हैं, ग्रामर से। ठीक है, दूसरा क्या होगा, वोकेबलरी, इससे आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे वोकेबलरी से, वोकेबलरी। और तीसरा होगा हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन, क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन। 3 पार्ट होंगे इंग्लिश के, ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। हम सबसे पहले ग्रामर को स्टार्ट करेंगे,
फिर वोकेबलरी, फिर कॉम्प्रिहेंशन। इनको बीच बीच में हम स्टार्ट साथ साथ ही लेके चलेंगे। वोकेबलरी क्या होती है, सबसे पहले इसमें बता देते ग्रामर क्या क्या होंगे। जैसे नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव, जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच किसके अंदर आएंगे, ग्रामर के अंदर। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं हमारे पास, वन वर्ड, और क्या क्या आएंगे, इडियम्स, फ्रेजेज, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है। चार चीजें इसके अंदर आती हैं। और एक चीज और आती है करेक्ट स्पेलिंग वाली, वो किसके अंदर आएंगी, वोकैबुलरी के पार्ट होते हैं, आपने एग्जाम में देखा होगा। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, क्लोज टेस्ट। एक चीज और ध्यान रखें कि क्लोज टेस्ट, जो यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट लिखा है, इसके अंदर कौन सा आएगा, ये एस आएगा या जेड, क्या आएगा भाई साहब, जेड आएगा। एस आने पर क्लोज का मतलब क्या हो जाता है, बंद करना। लेकिन ये क्या है, क्लोज टेस्ट। आपके पास जब एक पैराग्राफ दिया होगा, पैसेज दिया होगा, उसके अंदर बीच बीच में आपको रिक्त स्थान दे दिए होंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्लोज टेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज क्या है आपके पास, इसमें आते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आपने कभी नहीं देखे वो पैसेज आएंगे और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्या होता है, PQRS या जंबल सेंटेंसेस। क्या होगा, जंबल सेंटेंस, ठीक है। ये होती है हमारे पास इंग्लिश के स्ट्रक्चर। 3 प्रकार से इंग्लिश चलती है हमारे पास, किसके अंदर, गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड चीजें पढ़नी, ये नहीं कि आपको ज्ञाता बनना है। ज्ञाता बनना है तो हम आपको बाद में बना देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ऑलमोस्ट सारे बच्चे क्या करने हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपका जो सपना है, उसके लिए आपको जो इंग्लिश होगी उससे थोड़ा सा ही ज्यादा हम पढ़ाएंगे, कम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा स्पीड वगैरह भी आप अगली क्लास में रिकॉर्डेड चल रही है, लेकिन आपको इसी क्लास के नीचे बता देना है कि स्पीड आप तेज कर रहे हो, धीरे कर रहे हो, हम उसी हिसाब से आपके एडजस्ट कर देंगे। वैसे मेरे अनुसार सही चल रही है, इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। हटाएं इसको, नोट कर लिया तो चलो नोट कर लो इसको। हटाएं। तो कितने प्रकार की होगी इंग्लिश, 3, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का सबसे मेन चीज क्या होती है, रीडिंग। जितनी आपकी रीडिंग हैबिट होगी उतना ही कॉम्प्रिहेंशन आपके पास ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और ये कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही नहीं होगी रीडिंग, सब चीज के अंदर, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों के अंदर रीडिंग आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको जब से आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करें सरकारी एग्जाम के लिए, तभी से आपको कुछ ना कुछ 1 या 2 पैराग्राफ आपको रोज की रोज टाइम बना लीजिए, रोज की रोज आधे से 15 मिनट आपको वो पैराग्राफ पढ़ना है। वो समझ आए या नहीं आए स्टार्टिंग में कोई नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे 10 से 15 मिनट आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। हिंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि उसमें हिंदी करने बैठ गए गूगल से ले लेकर, आपको पहले आपको बिना हिंदी करे पढ़ना है। स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन आपको धीरे धीरे जो नए वर्ड्स होंगे, आपको कुछ ऐसा वर्ड आ गया जैसे ये वोकैबुलरी आ गई, इसका हिंदी अर्थ नहीं पता आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, उनको एक जगह नोट कर लीजिए और फिर उनको आप गूगल से सर्च कीजिए और उनको अलग नोटबुक में लिखिए और वही वर्ड्स आपके बार बार रिपीट होंगे, आप देखना करके, ठीक है। तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी रोज के रोज रीडिंग हैबिट में। तो ये चीजें हमारी यहाँ तक कंप्लीट हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी बेसिक के अंदर। तो आपने एक चीज सुनी होगी, वाक्य। आपने हिंदी के अंदर एक चीज सुनी होगी, क्या, वाक्य। और इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सेंटेंसेस, ठीक है। यानी आपका हिंदी में आपका जब लास्ट में पूर्ण विराम होता है, जहां से स्टार्ट होता है वहां तक पूर्ण विराम लगा होता है, वो पूरा का पूरा एक क्या होता है, सेंटेंस होता है, ठीक है। उसे ही हम वाक्य या सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। उसी के अंदर क्या होती है, कर्ता भी उसी के अंदर होता है। हिंदी में बोले तो इंग्लिश में उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट आपके अंदर वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, सारी चीजें उसी के अंदर आ जाएंगी जहां तक आपका पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगा होगा। जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाए इंग्लिश में ये और हिंदी के अंदर ये वाला, ये दोनों ना आ जाएं, जब तक आपका सेंटेंस खत्म नहीं होगा, पूरा का पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा। ये बीच में ये आ जाते हैं, इनको हम बताएंगे, हम कॉमा आ गया तो उसको क्या बोलेंगे,
क्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। धैर्य रखें, पेशेंस रखें, ठीक है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम में पेशेंस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो गवर्नमेंट एग्जाम आपका देख लीजिए फिर क्या होगा, ठीक है। स्टेडली करके आराम से तैयारी करें। जो भी नया बच्चा है, ये देखो हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी है, ठीक है। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक के लिए गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। देखो अब हम क्या करें, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम किस चीज को स्टार्ट करें, सेंटेंस। हम यहां पे लिखते हैं सेंटेंस, सेंटेंसेस, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वाक्य। हम सारी चीजें इंग्लिश में ही समझेंगे। जब तक आप इंग्लिश को टूटी फूटी कैसे भी आप समझो, उसको इंग्लिश में ही समझो। इंग्लिश की चीज को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि उसे हिंदी बना बना कर हम उल्टे इधर से घुसेड़े इसे घुसेड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। गांव के लैंग्वेज में से इधर से घुसेड़े उधर से घुसेड़े, ऐसे कुछ नहीं करना आपको, ओके। तो आपको इंग्लिश की चीजें इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। जब तक आपको इंग्लिश में समझेंगे और भी बेहतरीन तरीके से, धीरे धीरे शुरू में दिक्कत आएगी 5-7 दिन 10 दिन महीने, लेकिन आपको धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी, आप खुद ही देखने लगेंगे, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होता है, वाक्य। जैसे मैंने बोल दिया कि वह गोवा जाता है, वह अमेरिका जाता है, तो वह पूरा एक क्या हो गया, एक से वाक्य हो गया। वह चला गया, पूरा का पूरा। वह स्कूल जा रही है, ठीक है। वह स्कूल से आ रही है, उसने खाना खा लिया है। तो ये पूरा एक क्या हो गया आपके पास, सेंटेंस हो गया, ओके। इसको टेंस, नाउन, प्रोनाउन किस तरीके से हम यूज करते हैं वो देखेंगे। तो सेंटेंस, वाक्य आपका पास क्या होगा वो चीज देखेंगे। तो इसकी आपको हिंदी लिखनी है क्या, कि सबसे पहले लिखो आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which a group of words which gives a complete sense complete sense is called a sentence। क्या हुआ, a group of words which gives a complete sense। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, और सेंस का मतलब भाव। यानी एक ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह, वर्ड्स यानी शब्द, एक शब्दों का एक समूह जो गिव्स यानी देता है, अ कंप्लीट सेंस क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट भाव देता है। इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं हम, एक वाक्य कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, शब्दों का एक समूह जो हमें क्या देता है, संपूर्ण भाव देता है, उसे हम क्या कहेंगे, एक वाक्य कहेंगे, ओके। तो आप इसको आप जैसे सबसे ज्यादा वाक्य में आपने सुना होगा कि ये वर्ड SVOCA, जिसमें हम दोबारा लिखेंगे, आप इसको यहीं तक नोट करें। इसको हम एक सेंटेंस की तरह से और समझा देते हैं, जगह बची हुई है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मैंने लिख दिया रिया इज गोइंग टू गोवा, ठीक है। क्या है, रिया इज गोइंग टू गोवा, यानी रिया गोवा जा रही है। कहाँ जा रही है भाई साहब, गोवा जा रही है, उसको ट्रिप का पैसे मिलने और घूमने जा रही है गोवा, ठीक है। आप भी जा सकते हो, ठीक है, नौकरी लगने के बाद। तो रिया इज गोइंग टू गोवा। अब इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक आपके पास सेंटेंस या वाक्य, ओके। रिया इज गोइंग टू गोवा, यानी रिया गोवा जा रही है। आप पूरा हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे रिया गोवा जा रही है, ठीक है। इंग्लिश में इसे ऐसे लिखते हैं। तो इसके अंदर आपको पास पूरा का पूरा क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया। इसको आप अलग अलग बांटेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में आता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। ये होती है पूरी की पूरी आपके पास वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और इसी के अंदर वैसे देखें तो ये क्या है, प्रपोजिशन, और ये आपके पास क्या है, एडवर्ब होगा। एक पैलेस का नाम है एडवर्ब, वो पैलेस हो गया ये, ठीक है। कहाँ जा रही है, गोवा जा रही है, ठीक है। वो आगे चीजें बताएंगे, प्रपोजिशन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, आप चिंता ना करें, ठीक है। भरोसा रखें किस पर, मुझ पर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिया इज गोइंग टू गोवा। तो रिया गोवा जा रही है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, अधूरा सेंस थोड़ी दे रहा है कि रिया, आपको ऐसे थोड़ी बता रिया जा रही है। आपको अगर ऐसे लिख देता रिया जा रही है
तो आपको थोड़ा पता लगता है कहाँ जा रही है वो, लेकिन इसने मेंशन कर दिया क्या कि वह गोवा जा रही है, तो आपको पता लग गया कि रिया गोवा जा रही है। उसके पिताजी ने आपसे पूछा कि रिया कहाँ पे गई, तो आपने क्या कह दिया कि गोवा गई है अंकल जी। तो उसको अंकल जी को भी संतुष्टि हो जाएगी कि वो क्या कहाँ गई है, गोवा गई है। ठीक है, घूमने गई है क्या, ठीक है समझ लो। ठीक है, रिया इज गोइंग टू गोवा। ओके, तो आपका इसका मतलब क्या होगा, सेंटेंस का एक कंप्लीट भाव दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ही रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ठीक है, तो उसने क्या लिखा, एक लेटर लिखा। अगर आपको ऐसे इस चीज को ऐसे लिख दिया जाए कि उसने लिखा, अब आपको थोड़ी पता लगा क्या लिखा है उसने, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसमें मेंशन कर दिया कि उसने लेटर लिखा, तो एक कंप्लीट भाव हो गया। ठीक है, तो यहां तक एक बार नोट करें इसको, नहीं किया उसने कर लो, स्क्रीनशॉट लो एज ए चॉइस। चलें, अब आपके पास क्या करना है, सेंटेंस आ गया तो इसके प्रकार भी होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसके अनेक तरीके के रोल होते हैं, वो घर में कैसे उपयोग होता है, बाहर कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी आपको याद होने चाहिए। ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे डायरेक्ट, आपको ये नहीं पूछा जाएगा सरकारी एग्जाम में कि सेंटेंस की परिभाषा दीजिए, लेकिन आपको जानना पहले ये जरूरी है कि सेंटेंस होता क्या है, कि किस प्रकार से यूज होते हैं। ओके, करें, हटाएं सो तो आपके पास कुछ चीजें देखो, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है SVOCA, ये एक स्ट्रक्चर होता है SVOCA का। इनका मतलब क्या होता है सर SVOCA का, तो जिसमें S का मतलब होता है सब्जेक्ट, B का मतलब वर्ब, और O का मतलब ऑब्जेक्ट, C का मतलब कॉम्प्लीमेंट, COMPLE कॉम्प्लीमेंट, और A का मतलब एडवर्ब। आपके पास किसी सेंटेंस में ये चीजें होंगी तो वह क्या होगा, एक सेंटेंस या वाक्य कहलाएगा। SVO सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें वर्ब, उसके अंदर कर्म, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट पूरक, और उसके अंदर एडवर्ब होते हैं, वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये चीजें नहीं होंगी तब भी चलेगा, ये नहीं होंगी तब भी चलेगा, ये नहीं होंगी तब भी चलेगा, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत अगर कहीं पे यूज नहीं होता, कहीं पे वैसे कंपलसरी भी होता है ये। लेकिन जो ये वाली चीज है ना, ये आपको दिख रही है वर्ब, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया। ये ऐसे लगा लो आपकी माता जी हैं, जिस प्रकार आपकी माता जी या पिताजी घर में नहीं होते तो आपको सुनसान लगता है वो घर। ठीक है, उसी तरीके से आपका जीवन सुनसान लगता है, उसी तरीके से जो ये वर्ब है वो भी सेंटेंस में काम करेगी। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, उसका मतलब ही नहीं होगा कुछ। ठीक है, कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा जब तक उसके अंदर वर्ब या क्रिया, क्रिया वर्ब क्या होती है, जैसे वह खाना खा रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, वो सब चीजें क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। ठीक है, आपने सुने भी होंगी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव है, कर्मक सकर्मक की है। ठीक है, ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, तो आपने सुना होगा क्रिया, तो ये चीज आपके पास कंपल्सरी होगी किसी सेंटेंस में, कंपल्सरी या अनिवार्य। किसी भी सेंटेंस के अंदर कंपल्सरी होती है, वर्ब होना ही जरूरी है इसका। जब तक ये नहीं होगी ये पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा। ये चीजें इसको भी नोट कर लीजिए, नोट लगा कर लिख लो इसको। जो भी चीज पढ़ाऊंगा, जो भी आपको बोर्ड पे लिखी होगी, जो नोटबुक में आपने नोट कर ली, वो सारी चीजें काम की। एक भी चीज आपकी वेस्टेज नहीं होगी, ये इस पर विश्वास रखिए जो सामने आप देख रहे हो। ठीक है, तो नोट करें इसे। कर लिया चीज, तो देखो इसे हटाते हैं और अपनी महाभारत आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके पास आते हैं सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होंगे,
समझ तो आ रही है ना। राइटिंग थोड़ी ऐसी है पर आप एडजस्ट करें राइटिंग को, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार, इंग्लिश में किस प्रकार से आपके वाक्य होते हैं। तो फर्स्ट आपके पास लिखो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड नंबर पर इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड होता है आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वैसे तो नॉर्मली हमारे पास चार ही प्रकार होते हैं। असर्टिव जो सिंपल होता है बिल्कुल, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं आपके पास, ठीक है। और लेकिन इसी के अंदर एक पार्ट होता है, क्या, इसी का पार्ट लगा लो चाहे आप अलग लिख लो, उसका नाम होता है ऑपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आपने ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में सुना होगा, जिसमें आप क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिसको शराब देते हैं, ठीक है, कि तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, और आप ऐसे बोल सकते हैं भगवान तुम्हारा भला करे। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जैसे आपने बोला वाओ कितनी बढ़िया चीजें हुई है, आश्चर्य की जो चीजें होती हैं, सरप्राइज जो चीजें होती हैं, वो किसके अंदर आएंगी आपके पास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। और इंपेरेटिव सेंटेंस आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जिसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, प्लीज, आपने बोला प्लीज फिनिश द वर्क, ऐसे कुछ भी आपने बोल दिया तो वो किसके अंदर आएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। और जो चीजें इंटरोगेटिव होती हैं, क्वेश्चन मार्क, आपने किसी से सवाल पूछा, आपके टीचर ने आपसे सवाल पूछे, मैंने पूछ लिया कि नाउन क्या होता है, तो जो मैंने बोला है कि नाउन क्या होता है, तो वो चीजें क्या है आपके पास, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। पूरा ही तो भाव है ना ये, नाउन क्या होता है, मैंने ऐसे बोल दिया कि क्या होता है, तो आपको क्या पता है कि क्या होता है, अब मैंने बोल दिया कि नाउन क्या होता है, तो एक मेंशन हो गया कि नाउन के बारे में आप पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस होता है कि वह खाना खाता है, वह वहां से जा रहा है, वह वहां से आ रहा है, तो ये चीजें क्या होती हैं, असर्टिव सेंटेंस में यूज होती हैं, ठीक है। तो एक बार इनको मेंशन करिए आप चारों चीजों को, और नीचे अंदर इसको ऑपरेटिव सेंटेंस को भी लिख लीजिए, ठीक है। तो बढ़े आगे बिना किसी देरी के साथ। अब हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस पर बात करेंगे, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। क्या लिख लीजिए, असर्टिव सेंटेंसेस, ओके। इसमें सबसे पहले आप दो प्रकार होते हैं, इधर एक को इधर लिख लें, जैसे मैं आपको नोट करा रहा हूं वैसे ही नोट कर लेना नोटबुक में, ठीक है। कैसे कि इधर लिखना है आपको अफर्मेटिव, जहां तक आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी थोड़ी, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आप स्कूल के तो बच्चे अब रहे नहीं, आई होप आप बड़े हो गए होंगे। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं असर्टिव में भी, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या होते हैं क्या नहीं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिला कि सबसे पहले उसमें क्या लिखा हो, सब्जेक्ट लिखा हो, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हो, ठीक है, सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया लिखी हुई हो, और ऑब्जेक्ट लिखा हो, ठीक है। आगे और भी इसमें मेंशन हो सकता है। तो यो क्या होता है आपके पास, अफर्मेटिव सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। एक क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब तो आप जान गए हो कि यानी नहीं का भाव दे रहा है वो, यानी उसको किस प्रकार से बनाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस का मेन वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट।
तो ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और ये होगा पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दैट्स कंप्लीट। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि नोट को पहले लिख दिया और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिख दिया, वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया वैसे के वैसे होगा, ठीक है। अब ये ऐसे होगा, हमें ये तो बताओ कि एग्जाम्पल किस प्रकार से यूज करेंगे सर, तो उसे भी देखिए सर। आप सबसे पहले एग्जाम्पल, इसमें उसी एग्जाम्पल को लिख लीजिए। रिया, क्या लिखना है, ऐसे लिख लीजिए, रिया इज राइटिंग अ लेटर। क्या लिख लिया, रिया इज राइटिंग ए लेटर। देखो अब इसमें आप खुद ही देख सकते हैं, रिया क्या एक सब्जेक्ट है, इज क्या एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मुख्य क्रियाएं जो आपने सुनी होंगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, बीन, सॉरी एज, हैव, और क्या होती है आपके पास, हैड होती है, तो विल, शैल, ये सारी क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब होंगी। और मेन वर्ब क्या है हमारे पास, लिखना यानी राइटिंग। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ही घुसेंगे तो ये एक आर्टिकल है, और ये आपके पास एक वर्ड लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। अरे आ रहा है ना समझ। तो रिया इज राइटिंग ए लेटर, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ ऐसा का ऐसा ऊपर स्ट्रक्चर है या नहीं है। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये किस आपसे पूछ ले, इस सेंटेंस को लिखकर आपको कोई भी विद्वान आपसे पूछ ले कि वर्ड, बोलो बच्चे, इज रिया इज राइटिंग ए लेटर किस प्रकार से है, आपने पूछ लिया। आप स्टार्टिंग में ये पूछ ले, रिया इज राइटिंग ए लेटर किस प्रकार का सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या बोलोगे, असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन कोई बढ़िया ही आपकी टांग खींचने वाला है, लेकिन फिर उसने क्या पूछ लिया कि असर्टिव सेंटेंस में भी कौन सा सेंटेंस है, तो फिर आप क्या बोलोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है। आया समझ में। फिर आप इसके बारे में बात करो, रिया इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ये क्या हुआ, रिया इज नॉट राइटिंग ए लेटर। इसके अंदर देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है आपके पास, नोट वाला नोट लगा हुआ है, हेल्पिंग मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ सेम ऊपर का ऊपर कॉपी कर दिया या नहीं कर दिया, हमने कर दिया ना। तो अब आपसे कोई पूछे कि रिया इज नॉट राइटिंग ए लेटर, रिया पत्र नहीं लिख रही है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो फिर आप क्या बोलोगे, असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस ही बोलना है। लेकिन वही टांग खींचने वाली बात आ गई कि असर्टिव सेंटेंस भी कौन सा सेंटेंस है, तो आप क्या बताओगे, नेगेटिव सेंटेंस है सर। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये बातें कंप्लीट हुई असर्टिव सेंटेंस के बारे में। आपको एक चीज और लिख लीजिए, ये जो असर्टिव सेंटेंस है ये क्या करता है, हमें क्या देता है कि इंफॉर्मेशन देता है। ये ऊपर ही बतानी चाहिए थी क्या, अब लिख लो, टू गिव इंफॉर्मेशन। नीचे लिख लो, ऊपर लिख लो, जैसा भी आपको मर्जी हो। असर्टिव सेंटेंस क्या देता है हमें पास, टू गिव अ इंफॉर्मेशन। एक क्या देता है हमारे पास, सूचना देने का काम करता है, और कुछ काम नहीं इसका। सूचना का मतलब क्या है, मैंने आपको सूचना दी कि रिया क्या लिख रही है, लेटर लिख रही है, आपको पता चलेगा रिया क्या कर रही है, ठीक है। आप और इस नेगेटिव में वो ये रिया लेटर नहीं लिख रही है, लेकिन आपको क्या हो गया, सॉरी, आपको पता लग गया कि रिया का क्या काम है, क्या वो कर रही है, आप सस्पेंस में नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ओके दोस्तों, तो असर्टिव सेंटेंस का आपको इस स्ट्रक्चर पूरा नोट कर लेना है, फिर आगे की बातें करते हैं। बढ़े आगे। अब क्या आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब हिंदी में लिख लीजिए, सरल वाक्य आपको जैसा उचित लगे, ठीक है।
सेकंड पर लिखे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से आपको पता लग गया कि आपको क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है। जैसे मैंने पूछ लिया कि आप क्या खा रहे हो, तो आपने बोला कि सर मैं खाना खा रहा हूँ, तो मेरा मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, इंट्रोगेट कर रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया वो। ठीक है, आप बता रहे हो वो क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। मैं आपसे जो भी डिलीवर करूंगा और आप मुझे वापस उसी चीज को भेजोगे, वो क्या हो जाएगा, असर्टिव। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। अरे आया समझ में? ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चन। क्या भाई साहब कि वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। सवाल पूछने का काम क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। अरे आया समझ में? ठीक है ना, तो आप इसको लिखो। फिर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी जैसे असर्टिव में आपके क्या हुए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार से, डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट। लिख सकते हो डायरेक्ट सेंटेंस, लिख सकते हो इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे लिख लेना। मैं बाद में जब पूरा पढ़ाऊंगा आगे देखना कैसे कैसे आप ऐसे लिख लेना। इसमें तो डायरेक्ट सेंटेंस जगह नहीं है ना, इस चक्कर में आप नोटबुक में आप लिख सकते हो। क्या हुआ, डायरेक्ट सेंटेंस या और इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो इसको आप समझो। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, व्हाट इज योर नेम, और यहां लगा दिया क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर नेम, मैंने क्या पूछा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो आप क्या बोलोगे, सर मेरा नाम प्रिया है, रिया है, अंकित है, मोहन है, सोहन है, जो भी आपका होगा। ठीक है, तो व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट आपसे मैंने सवाल पूछ लिया। क्या पूछ लिया, डायरेक्ट एक चीज पूछ लिया कि आपका नाम क्या है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सेंटेंस। तो डायरेक्ट सेंटेंस का पता लग जाएगा किस प्रकार से, सबसे पहले उसमें क्या आनी चाहिए, WH वर्ड आना चाहिए। वो आपको आगे देखना, डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस किस प्रकार से यूज होंगे। हर एक के अंदर एक अंदर टाइप है, सारी चीजें समझते चलेंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगी आपकी। ठीक है, आगे इसके अंदर किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, इसमें बोल दिया, आई नो, आई वांट टू, I want to know what your name is। ठीक है, एक पूरा सेंटेंस है, इसको ध्यान रखिए। I want to know what is your name, नहीं what your name is। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। I want to know यानी मैं, I का मतलब मैं, want यानी चाहता हूं, to know जानना, वाट क्या, योर तुम्हारा, नेम नाम, इज यानी मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। अरे बात तो वही है, तुम्हारा नाम क्या है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, बात तो एक हुई ना। लेकिन ये क्या घुमा फिरा कर इसके अंदर इसने खिचड़ी से पका दी कि मैं जानना चाहता हूं। पहले तो वो जानना चाहता है और क्या, तुम्हारा नाम। तो और इसमें क्या कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, सेंस तो एक है ना, लेकिन इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट तरीके से, एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब आप सीधा सा समझ रहे हो। आपकी स्कूल और आपका घर, एक रास्ता तो ऐसा होगा कि सीधा स्कूल से घर की तरफ जाता होगा। ठीक है, ज्यादातर लड़कियां उसी रास्ते से सीधे अपने घर जाती है। लेकिन लड़के जो होते हैं वो स्कूल जाने के बाद, स्कूल पहुंच गए, जब छुट्टी हुई तो आपको क्या करना है, घूम घाम के भी तो आना है पूरा गांव। ठीक है, पूरा गांव शहर घूम घाम के जब आप क्या आते हैं, 4 बजे छुट्टी हुई तो 6 बजे 7 बजे आ रहे हैं, तो वो इतना लेट कैसे हो रहे हैं। और वैसे टाइम आपका 4 से तो 5 बजे पहुंच जाना चाहिए, मान लो 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन आप कितने रहे, 3 घंटे में जाके। तो वो घुमा फिरा कर जो रास्ता है वो क्या है, डायरेक्ट तरीके से आए हुए हैं। और एक क्या होता है, डायरेक्ट हम सीधा पहुंच चुके हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप समझ गए होंगे, आप समझदार हो, इतना तो ये बताने की जरूरत नहीं होगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, व्हाट इज योर नेम और आई वांट टू से व्हाट इज योर नेम इज।
इसमें एक चीज ध्यान रखनी, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क के तरीके से चलेगा, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। आपको अभी तक क्या बताया है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपके पास ओनली फॉर क्वेश्चन मार्क ही लगता है, लेकिन इसके अंदर नोट क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। हाँ यार, समझ में हुआ? आ गया तो बहुआ को, तो हम आगे चलते हैं। नोट करना चाहते तो कर लो। हुआ कंप्लीट? आगे चलें। अब इसी के अंदर हम किस चीज को पढ़ेंगे? अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए तो हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, तो नोट डालो, नोट नहीं, इसके अंदर पहले नंबर पर लिखो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डायरेक्ट इंटरोगेटिव यानी सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम। कंप्लीट। अब क्या करना है आपको? डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब आपने लिखा, ये दो प्रकार के होंगे, यस या नो। यस या नो वाले क्वेश्चन, और ये क्या होते हैं? WH वर्ड वाले क्वेश्चन। एक तो WH वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये क्या होते हैं? हमारे पास WH वर्ड होते हैं। ठीक है, आप ऊपर लिख सकते हो, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। ठीक है, और यस और नो का आप समझ रहे हो। जैसे यस और नो का मैंने पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर, हमने खाना खा लिया। और जिसने नहीं खाया वो क्या बोलेगा? नहीं सर, हमने खाना नहीं खाया। ठीक है, यानी यस और नो वाले क्वेश्चन ये होते हैं। आप कहाँ जा रहे, आप जाओगे या नहीं जाओगे आज? तो आपने क्या बोला? हाँ सर जाएंगे हम। और नहीं जाने वाले नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको ऐसे पूछ ले कि आप वहां क्यों जा रहे हो, तो जब उसका आपको क्या पूरा विवरण देना पड़ेगा, पूरा रीजन बताना पड़ेगा, तो वो किस में आएगा? WH वर्ड वाले में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर लिखो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इसके अंदर फिर आता है मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर WH वर्ड, सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। वो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस इसमें क्या जुड़ेगा? WH वर्ड जुड़ेगा ओनली फॉर। अब आप वाक्य में प्रयोग करके देखो, क्या इज यू गोइंग देयर? क्वेश्चन मार्क। इज योर, इज यू, सॉरी यू, इज यू गोइंग देयर? क्या तुम जा रहे हो? अरे क्या तुम वहां जा रहे हो? तो आपने क्या बोला? हाँ सर, हम वहां जा रहे हैं। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि इज क्या है। सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि इज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। यू सब्जेक्ट, ये क्या होगी? मेन वर्ब, और ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। यानी इज यू गोइंग देयर। लेकिन आपको इसी तरीके से मैंने बोल दिया वाई, सॉरी इसमें आर आएगा। ठीक है, यू के साथ क्या आता है? आर आता है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। वाई आर यू गोइंग देयर? दो प्रकार से सेंटेंस बन गए, यस और नो वाले और WH वर्ड वाले। आर यू गोइंग देयर?
वाई आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो? तो आप बोलोगे यस या नो। लेकिन इसने क्या कहा, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो आपको बताना है कि क्यों जा रहे हो। इसका मैं आपको एक सीधा सा फंडा बताता हूँ किस प्रकार से याद रखना है। जैसे आपके पिताजी और आपकी संवाद को सुनिए, ठीक है। आप कहीं घूमने गए, किसी के साथ भी गए, आप लगा लीजिए, ठीक है। समझ रहे हो आप सभी किसके साथ गए किसके साथ नहीं गए। एक तो आपको डायरेक्ट आपके पिताजी ने क्या बोल दिया कि तुम जा रहे हो, तुम कहाँ गए थे, ऐसे नहीं, ऐसे पूछ रहा व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम गए थे या नहीं गए थे। आप अंदर रूम में जाकर सो गए और आपको ओनली फॉर ये पूछ लिया कि तुम गए थे या नहीं गए थे, तो आपने बोला था नहीं गया मैं तो। हाँ गए तो होते आप, लेकिन आपने झूठ बोल दिया नहीं गए, ठीक है। या आप बहुत ही ब्रह्मचारी को आपने क्या बोल दिया कि गया था, ठीक है। ज्यादातर नहीं होगा, वो आप देख लेना, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यस और नो वाला क्वेश्चन आपने हाँ या ना का जवाब दे दिया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पिताजी हैं, उसने क्या पूछ लिया, अरे तू वहां क्यों गया था, उस कैसे भी करके उसने हाँ निकलवा लिया। वो कैसे वर्डों से निकलवा लिया या डंडे से निकलवा लिया, हाँ निकलवा लिया कि हाँ मैं गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको सब्र नहीं आया, फिर भी उनको आपको तो करना ही था आपका इलाज, तो आपको क्या पूछ लिया कि वहां क्यों जा रहे हो, वहां क्यों गए थे, सॉरी आपको ऐसे पता कि वहां क्यों गए थे, तुम पूछना भी तो जरूरी ना वहां क्यों गए थे। तो आपको क्या किया उसने, आपको क्या वेयर आर यू गोइंग, वेयर देयर, आपको ऐसे पूछ लिया कि वहां क्यों गए थे, तो उसका मतलब क्या हो गया, WH वर्ड, ठीक है। आया समझ में, यस और नो और WH वर्ड का फंडा सीधा सा ये, ठीक है। यहाँ तक नोट करें आप, फिर आगे की चीज इसी के अंदर एक नोट और लिखवाना है। वो क्या होता है, मेन चीज वो है एग्जाम में वो आने वाली है। करें स्टार्ट, लिखो, नोट लगाकर लिखे इसके अंदर। ऐसे लगाना है 2000 का नोट, ठीक है। क्या लिखना है, इफ यस नो एंड WH वर्ड कम together in a single sentence, यस और नो WH वर्ड वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो टगेदर एक साथ आ जाए, किसके अंदर, एक सिंगल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के अंदर यस और नो वाला भी आ जाए और WH वर्ड वाला आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, क्या लिखना है, इन दिस केस first sentence will be interrogative, and second sentence will be assertive। और इंट्रोगेटिव असर्टिव हमने आपको पढ़ा ही दिया। अटेसिव सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस किसके अंदर आएगा, इंट्रोगेटिव में, और सेकंड आपका असर्टिव सेंटेंस। अब देखो यहां तक नोट करो आप एक बार, कर लिया, इसी के अंदर देख लो बाद में क्या लगोगे। मे आई नो, नीचे से लिखता हूं सही से, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग,
मुझे तो बता दो सही है गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, यानी यस मैं जानता हूं, वेयर आर यू गोइंग कि तुम कहाँ गए थे, ठीक है। मे आई नो मैं जानता हूं कि तुम कहाँ गए थे, तो ये तो क्या है, मैं जानता हूं या नहीं जानता, हाँ या नो का आंसर मिल गया, यस और नो आपको मिल गया। और ये पूरा क्या है, WH वर्ड है या नहीं है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन जब दोनों एक साथ अगर अकेला आता तो ये क्या था, सही था। वेयर आर यू गोइंग देयर, अब मैंने ऊपर लिखवाया था कि WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर आप क्या थे, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब दोनों ही एक साथ सेंटेंस में यूज हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट को किसके अंदर रखेंगे, इंट्रोगेटिव के अंदर। तो ये इंट्रोगेटिव का मतलब सबसे वर्ब से पहले किसके अंदर, जो सब्जेक्ट है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इसके अंदर तो ये चीज क्या है, सही है। लेकिन इसके बाद जब आपके पास दूसरा भी इसी के साथ आएगा तब आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, अरे असर्टिव में बनाओगे या नहीं बनाओगे। और असर्टिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको किस प्रकार से लिखोगे, वेयर, पूरा सेंटेंस में दोबारा लिख देता हूं, ये क्या हो गया आपके पास, गलत हो गया। वे मे आई नो वेयर यू आर गोइंग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगेगा, अभी डायरेक्ट सेंटेंस चल रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। तो मे आई नो वेयर यू आर गोइंग, तो ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ये गलत क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन हमें कैसा चाहिए था, असर्टिव सेंटेंसेस। तो ये आपकी क्या होती है, एग्जाम में एरर बनकर आ जाती है, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग। और आपसे पूछ लिया जाए इस प्रकार का एग्जाम में, इस प्रकार पूछ लिया जाए कि यहाँ पर एक लगा दिया, यहाँ पर एक लगा दिया, ठीक है, और एक यहाँ लगा दिया, लास्ट में लिख दिया नो एरर। फिर आपको पूछेगा एरर किसमें, तो एरर किसमें मिलेगी, इसके अंदर। इसको क्या करना होगा, इंप्रूवमेंट कैसे होगा, यू आर गोइंग। अरे आया समझ में, तो इसको नोट करो, आ गया तो भाई साहब, थोड़ी सी चीजें और है, फिर आगे चलते हैं। कर लिया। अब आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट सेंटेंस और बचा, उसको नोट करो। सेकंड नंबर पर इंटरोगेटिव, इन डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर लिखो इसकी परिभाषा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट लिखो, फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू with interrogative sentence। आगे लिखो, neither helping verb comes before a subject and nor question mark comes at the end of sentence। देखो पहले, इंट्रोगेटिव, indirect interrogative sentence does not have anything to do with interrogative sentence, neither help nor comes before a subject, nor question mark comes at the end of sentence।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंट्रोगेटिव जो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता, हो कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ना ही उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और ना ही क्वेश्चन मार्क आएगा किसके एंड में, सेंटेंस के। वो चीज है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था एक, आई वांट टू नाउ, ठीक है, व्हाट योर नेम इज। मुझे बताओ इसमें क्या गलती है। आई वांट टू नाउ व्हाट योर नेम इज, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा क्या नाम है। तो आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना या लगाना है, तो क्वेश्चन मार्क हटा दिया। सबसे पहले मुझे बताओ सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है कहीं पर भी? इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, इसमें सब्जेक्ट ये रहा योर, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है? बोलेंगे सर नहीं आई। तो आप क्या बोलोगे इसको, इस पूरे सेंटेंस को इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको पूछ ही तो रहा है, क्वेश्चन ही तो कर रहा है, टू आस्क क्वेश्चन, आई वांट टू नाउ। तो आपको ये क्या करना था, योर नेम इज क्वेश्चन, योर नेम इज, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है इसका कि किस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट पूछे या इनडायरेक्ट पूछे। तो ये आज की अपनी क्या थी, बातें थी। आप इसको यहाँ तक एक बार नोट करो, ठीक है। कर लिया? ये तो आपके हमारे पास कहां तक हमने कंप्लीट कर दिया था इसको, अरे कहां तक कर दिया, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक। यानी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया और असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दिया। अब कौन से बचने हैं, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। थोड़ा आज का टाइम भी ज्यादा हो चुका है। अब पहली क्लास आपकी इतनी होने वाली है, ठीक है, इतनी रहनी चाहिए कि आपको आप एनालाइज करते हो कि किस प्रकार से आपको समझ में आया नहीं आया, कि हम किस प्रकार से सर को आपको बताएं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या सीखा था कि इंग्लिश किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से एग्जाम में यूज होती है, ठीक है। उसके बाद हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया, फिर उसके प्रकार 4 प्रकार बताए थे, उसमें एक 5वां प्रकार होता है, ठीक है, लेकिन 5 लगा लो आप, ठीक है। तो उसमें 2 हमने कंप्लीट कर दिए हैं, कौन कौन से, असर्टिव और अपर में कौन से, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये 2 क्लास है, एक क्लास के अंदर यहाँ तक था, ये आज का आपका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन क्लास थी किसकी, वैसे तो मैं इंट्रोडक्ट हो चुका हूँ आपसे एक साल पहले ही, ठीक है, लेकिन ये किसकी क्लास है, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश की इंट्रोडक्शन क्लास थी पहली, जो हमने आज अपनी कंप्लीट कर दी, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास कैसी लगी आप सबसे पहले कमेंट करके बताएं। वीडियो खत्म होते आपने देख ली कि इस प्रकार से आपको एक स्पेशल नोटबुक बना रही है, उसमें एक एक करके नोट करना है। बहुत बेहतरीन नोट होंगे आपके, जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप को और कॉपियों से आप किसी से मिलाकर देख लेना, आपके बेहतरीन नोट्स बनेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इनफ होते हैं बहुत, ये आपको ऐसे लगा लो, ठीक है। ये कर लेना आपने, तो आपकी इंग्लिश में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आपका डर हम निकाल चुके होंगे, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया कि जिस वर्ड का इंट्रोडक्शन है, इसका इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, इसको इंट्रोडक्ट आपको समझने की कोशिश, जैसे मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन का आपको इसमें पता लग गया कि पहली क्लास है और आप क्या कर रहे हो, इंट्रोडक्ट कर रहे हो खुद। मैं अपने आप को इंट्रोडक्ट कर रहा हूँ आपके सामने कि मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा, किस प्रकार से इंग्लिश को आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो इंट्रोडक्शन या परिचय देते हैं, आपको हिंदी पता लग गया, नहीं लगा तो क्या मतलब, इंट्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि आपको मैं कुछ अपने बारे में बता रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, वही क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो उसी तरीके से आपको चीजें आपको जाननी है, ठीक है। तो जब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती माँ।